जी अस्सलाम वालेकुम। देश और प्रदेश के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। मैं हूं अदील एहसान और आज फिर आपकी ईमेल्स के साथ हाजिर हूं। ईमेल्स पढ़ने से पहले एक बार फिर आपको बता दूं कि देश और प्रदेश .com वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस की ऑप्शन में आपने जाकर वहां पर मैसेज लिखना है, तो फिर मुझे ये वाली ईमेल्स रिसीव होंगी जो मैं पढ़ रहा हूँ। इसके अलावा मेरा कोई दूसरा तीसरा ईमेल एड्रेस नहीं है, तो अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं, ईमेल भेजना चाहते हैं, तो आप देश और प्रदेश .com वेबसाइट पर जाइए और कॉन्टैक्ट अस में जाके आप अपनी इंक्वायरी लिख सकते हैं। तो सबसे पहली जो ईमेल है ये जुहेब साहब की है और जुहेब साहब लिख रहे हैं कि जी ये सेल रिप्रेजेंटेटिव हैं दुबई में और ये पूछ रहे हैं कि इन्हें वर्क परमिट या वर्क वीज़ा कैसे मिलेगा। तो जुहेब साहब, अगर आप पुर्तगाल का वर्क परमिट या वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको जॉब ढूंढना होगी। और अगर आपको कोई कंपनी कांटेक्ट करती है जॉब के सिलसिला में और आपकी सीवी देख के या आपका काम देख के या जैसे भी आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं और अगर वो आपको काम पे रखना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर वो आपको जॉब ऑफर लेटर और प्लस जो है वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट, तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। तो उन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आपने पुर्तगाली एम्बेसी जो है वहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट बनानी है और फिर इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिल सकता है। तो ये है तरीका जनाब, डायरेक्ट जो आपने पूछा कि वर्क वीज़ा कैसे ले सकते हैं पुर्तगाल का। अगली ईमेल है जी इस्माइल साहब की और इस्माइल साहब लिख रहे हैं जी बिज़नेस गाइडलाइन इन पोर्चुगल। तो ये इन्होंने 4 वर्ड लिखे हैं, बिज़नेस गाइडलाइन इन पोर्चुगल। किस हवाले से इस्माइल साहब आपका सवाल है, ये मुझे नहीं पता चला। तो बाकी कुछ बिज़नेस के हवाले से मेरे यूट्यूब के पेज देश और प्रदेश पर, वहाँ पर 2-3 वीडियोस मौजूद हैं जिसमें हमने पुर्तगाल में थोड़े से बजट के साथ कौन कौन से ऐसे बिज़नेस हैं जो किए जा सकते हैं, तो वो वीडियोस मौजूद हैं। बाकी मुझे नहीं पता आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। आपका मैसेज बड़ा शॉर्ट सा है, तो इसलिए सॉरी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि आप एग्जैक्टली क्या जानना चाहते हैं। और अगली ईमेल की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा मैं आपको डेट का भी बता दूं। ये जनाब 28 अगस्त को जो भेजी गई ईमेल है, ये मैं वो पढ़ रहा हूँ। तो अगली ईमेल है जी अज़हर साहब की और अज़हर साहब जो हैं, पूरा नाम नहीं ले रहा इनका, ये जो हैं ये माशाल्लाह लॉयर भी हैं और इन्होंने लिखा जी अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, आपको यूट्यूब की वसातत से मुसलसल देखता और सुनता रहता हूँ और कोशिश है कि जिस तरह आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे, आमीन जी। गुजारिश ये है कि मेरी उम्र 47 साल है, 3 बेटियां और 2 छोटे छोटे बेटे हैं। बड़ी बेटी फर्स्ट ईयर में है और सबसे छोटा बेटा 4 साल का, जो अल्लाह पाक ने मुझे लीवर ट्रांसप्लांट के बाद अता की है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और आपकी तमाम फैमिली को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आगे आप लिख रहे हैं जी लुबे लुबाब ये है कि मेरा प्रोग्राम है कि मैं 88 में फ़ाइल लॉक कराऊँ और 7 गारमेंट्स की शॉप ओपन करके माल पाकिस्तान से इंपोर्ट करूं, यानी टावल भी है। वैसे मैं फैसलाबाद में एडवोकेट एक्सपीरियंस, बेडशीट और गारमेंट्स लीगल तरीके से और साथ ऑनलाइन भी सेल कर सकूं, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस है, शायद ये आपने लिखा है। और बहुत ज़रूरतमंद हूँ और इल्तिजा है कि अगर मैं पहुँचता हूँ तो आप मेरी पर्सनली रहनुमाई कर देंगे। फैमिली के फ्यूचर की खातिर ये स्टेप ले रहा हूँ। आपकी खसूसी लीवर ट्रांसप्लांट कराने के बाद मामला दुरुस्त सिमत नहीं जा रहे, आपकी रहनुमाई का मुतमन्नी हूँ। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे और दुनिया आखिरत की भलाइयाँ नसीब करे। और अज़हर साहब, बिल्कुल जनाब, आपका मैसेज पहुँच गया है और आपका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो अब आपके साथ तो किसी किस्म के नखरे करने जो है, तो ये तो समझ लें सीधी सीधी समझ लें आपको तंग करने वाली बात होगी। तो आपसे मेरा ख्याल है दुआएं ली जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो आप मुझे सर डायरेक्ट फेसबुक मैसेंजर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ में ये जो आपने ईमेल भेजी है इसे अगर ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दें या थोड़ा सा अपना रेफरेंस लिख दें, तो इंशाल्लाह जब भी आप पुर्तगाल आए
तो मैं कोशिश करूँगा। वैसे मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लाजमी पाकिस्तानीज़ इन पुर्तगाल जो है फेसबुक का ग्रुप वो भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको किसी किस्म की कोई फौरी असिस्टेंस चाहिए हो, वहाँ पे पोस्ट लिखिए, मैं नहीं जवाब दूंगा तो हमारी पूरी टीम या हमारे ग्रुप मेंबर्स आपको जवाब देंगे। और हमारा ग्रुप जो है पाकिस्तानीज़ इन पुर्तगाल, ये पुर्तगाल में पाकिस्तानी कम्युनिटी का सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसमें इस वक्त जो है मोर देन 92,000 जो हैं ये मेंबर्स हो चुके हैं। और ये ग्रुप 2016 को मैंने स्टार्ट किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इतने ज़्यादा मेंबर्स हैं। और हम सब जितने भी दोस्त हैं या पाकिस्तानी हैं या जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं या एडमिन्स हैं, हम जो हैं पिछले इतने सालों से सबको वॉलंटरली बगैर किसी सर्विस चार्जेस के वॉलंटरली फ्री में एडवाइस दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमारी टीम ने और हमारे ग्रुप के मेंबर्स ने भी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, तो जिनकी एक बहुत लंबी लिस्ट है, उसके लिए एक अलग से वीडियो किसी दिन बनानी चाहिए। वैसे तो अगली ईमेल की तरफ चलता हूँ। इनका नाम है जी रिदा। ये लिख रही हैं, सलाम, वी आर फैमिली ऑफ 5 पीपल, वी केम फ्रॉम पोर्चुगल टू बरेरो ऑन 16 अगस्त फ्रॉम मैड्रिड बाई बस, वी हैव अ शेंगन वीज़ा टिल 7 September. We didn't made the legal entry as we are staying with the family from the start. Now NIF is made, NIS is applied and file is locked. What should we do for legal entry? Some agent is asking for 100 euros each for backdate legal entry. Please help. What we do? Is it very necessary to make legal entry? We have the bus tickets in which we came here. तो अगर आप ज़रिया बस आई हैं आप या आपकी फैमिली, तो फिर आपको बिल्कुल भी लीगल एंट्री कराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास टिकट सेव हैं। और इसमें सिर्फ ये होता है कि अगर जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट हो और सेफ वाले जो हैं वो आपसे पूछें कि जी अपना लीगल एंट्री का प्रूफ दें, तो फिर आपको जो है वो टिकट और बोर्डिंग पास दिखाना पड़ता है। बस में किसी किस्म की कोई ऐसा चाहिए बोर्डिंग पास चीज़ नहीं होती, ये फ़्लाइट में नॉर्मली होती है। तो उसमें फिर ये होता है कि वो आपसे ये कहते हैं कि जी आप अपनी जो बस कंपनी है जहाँ से आपने ये टिकट ली थी या जिस बस सर्विस के थ्रू आपने ट्रैवल किया था, तो उनसे इस चीज़ की तस्दीक करवाएं, उनसे कोई साइन स्टैम्प करवा के लाएं कि आपने ये ट्रैवल किया है। अच्छा, ये तो हो गया इस हवाले से लीगल एंट्री का एक एंगल। दूसरा जो एंगल है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। वो ये है कि अगर आप फाइल लॉक करें तो तकरीबन कम अज़ कम जो है ये 1.5 से 2 साल लग रहे हैं। आज के टाइम की बात कर रहा हूँ, आने वाले टाइम का तो खुदा को पता है। तो फ़र्ज़ करें आपका जो है कम अज़ कम साल से ऊपर हो जाता है, जैसे आपकी फ़ाइल लॉक है, आपका चाहे वो टैक्स पे हो रहा है आर्टिकल 88 में या आप बाद में आर्टिकल 89 में स्विच कर जाते हैं, तो अगर आपके 12 टैक्सेस पे हो जाते हैं इन एनी केस, चाहे वो 89 है 88 है, टैक्स पे का भी ये मतलब नहीं, मकसद ये कि आप प्रोफेशनली एक्टिव हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, चाहे छोटा कर रहे हैं बड़ा कर रहे हैं, इसका कोई मसला नहीं है। तो अगर आपको 12 महीने से ज़्यादा हो गया तो फिर आपको ये लीगल एंट्री का प्रूफ दिखाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपके 12 टैक्सेस तब तक पे हो चुकेंगे। तो ये सिंपल सा आपको मैंने इसका हल बता दिया। तो इसके लिए ना तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है, ना किसी एजेंट को जो है हर बंदे के लीगल एंट्री करवाने के 100 यूरो देने की ज़रूरत है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जिसने कहा कि मैं आपकी बैक डेट में ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, अभी ये लास्ट टाइम जो मारुति मनीष में ये जो पुलिसिया जुडिशियल है, तो इन्होंने ये छापा मारा, उसमें मारुति मनीष में एक होटल था उसको भी सील किया गया था। और ये जो लीगल एंट्री में और पता नहीं किन किन कामों में मुलविस थे, और 6,000 लोग जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए थे। अब 6,000 लोगों के साथ क्या सलूक होता है ये आने वाला टाइम बताएगा। तो मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि आप कभी भी कोई ऐसा काम ना करें कि कल को जो है आपके लिए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो। तो जो भी करें सही तरीके से लीगली करें। कोई भी इलीगल या ऐसे लोग जो कहते हैं कि जी बैक डेट ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इनकी बातें सिर्फ एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दिया करें। अच्छा जी, अब अगली ईमेल की तरफ चलते हैं। और इन्होंने लिखा जी, डियर सर, आई एम राइटिंग टू सीक क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एन इम्पोर्टेंट मैटर रिलेटेड टू माई अपकमिंग स्टूडेंट वीज़ा फॉर परसुइंग अ PhD in Lisbon, Portugal. I would appreciate your assistance in addressing my query.
Firstly, I wish to maintain strict confidentiality regarding my name in any correspondence, as not all of my friends are aware of my current situation. At present, I am expecting a child and am approximately 2 months pregnant, given that my academic program is scheduled to commence in the first week of November. I am curious about the eligibility of my newborn for obtaining a Portuguese passport. I understand that the eligibility criteria for Portuguese citizenship and passport issuance involve various factors, including the duration of residence in the country. While I will possess a residence card as a student, I would not be able to complete a 1 year period in Portugal, as I will start my study in November. However, I am eager to gather information on the potential options and procedures available for securing Portuguese citizenship and passport for my child. Your guidance and insights on this matter would be immensely valuable to me. I am committed to complying with all legal and procedural requirements and seek to make informed decisions for the well-being of both myself and my child. Thank you for your time and attention to this matter. I eagerly await your response. Best regards. तो ये थी जी इनकी ईमेल, और इन्होंने आगे अपना नाम लिखा था। और देखें, इसमें आपने ये जो लिखा हुआ है, आई अंडरस्टैंड दैट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ पोर्चुगीज सिटीजनशिप एंड पासपोर्ट इश्यूज इन्वॉल्व वेरियस फैक्टर। तो यहाँ पे आपने सारी बात तो कर दी है। और आपका जो लिखा है, आपने रेजिडेंस कार्ड जो है एज ए स्टूडेंट होगा, और आपका जो 1 year पीरियड भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आपने जो स्टडी है वो नवंबर में शुरू करनी है। तो इस केस में जैसे आपने लिखा है, चाइल्ड के लिए देखें, या तो पेरेंट्स जो हैं दोनों में से कोई, चाहे वो फादर है या मदर है, दोनों में से किसी एक का पुर्तगाल में पिछले 1 साल से होना ज़रूरी है। और ये नेशनलिटी के हवाले से बात कर रहा हूँ, ज़रूरी से मुराद मकसद ये कि अगर वो हैं तो फिर बच्चा जो है वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अगर दोनों में से किसी के पास रेजिडेंस कार्ड हो, अब आपकी सिचुएशन में जो बज़ाहिर मुझे एक इसमें पॉजिटिव जो एंगल नज़र आ रहा है वो ये है कि आप अभी 2 month प्रेग्नेंट हैं, और आगे आपकी नवंबर में जाके क्लासेस शुरू हो रही हैं, या नवंबर में आप आएंगी। अब पता नहीं आप कहाँ से आ रही हैं, तो ज़ाहिर है आप पुर्तगाल में तो नहीं मौजूद जैसे आपने ईमेल में लिखा हुआ है। तो अभी जो है वो सितंबर चल रहा है, और इसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये 5 महीने बन जाते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो है वो तकरीबन समझ लें 2 महीने के अंदर अंदर, ये मैं ज़रा थोड़ा ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ, 2 माह या 3 माह भी लग सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके केस में जब तक आपको स्टूडेंट कार्ड मिल जाएगा, जब तक कि ये आपके बेबी की जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी है, तो अगर तो आपके पास रेजिडेंस कार्ड हुआ, आपने यहाँ पे हस्बैंड के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, शायद आप अकेली जो हैं वो आ रही हैं यहाँ पे। तो बहरहाल इन एनी केस आपके पास, मुझे ऐसा लगता है तब तक इंशाल्लाह रेजिडेंस कार्ड होगा जब तक कि ये बेबी की डिलीवरी डेट है। तो इन दिस केस जब आपके पास रेजिडेंस कार्ड होगा तो बच्चा जो है वो एलिजिबल होगा पुर्तगीज़ी नेशनलिटी के लिए। तो बाकी ये अब इसमें कितना टाइम लगता है तमाम मामलात कंप्लीट होने में, जैसे आपका रेजिडेंस कार्ड है तो उस पर बड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी जो टाइमिंग है आने की वो भी थोड़ी लेट है। तो बहरहाल आपका, मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह आपको तो रेजिडेंस कार्ड मिलना ही मिलना है, और बच्चे को जो है वो पुर्तगीज़ी नेशनल होगा, उसको करता हूँ दी सीधा दाऊँ जिसे सिटीज़न कार्ड, और उसके बाद उस कार्ड की बेस पे आप फिर पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है जी आपके लिए इन्फॉर्मेशन। और वो तमाम लोग जो अपना नाम हाइड करना चाहते हैं, तो जब आप ईमेल लिखते हैं मुझे, तो प्लीज़ आप अपने नाम के साथ लिख दिया करें। तो अभी इनका नाम जो था वो मैंने ले लिया था वीडियो में, उसके बाद फिर मुझे ये वीडियो एडिट करनी पड़ रही है। तो क्योंकि इन्होंने ड्यूरिंग द ईमेल, मैं बिल्कुल ये आपकी किसी की ईमेल पहले नहीं पढ़ी होती, ये मैं कैमरा के सामने बैठ के आपकी ईमेल खोलता हूँ और मैं
बिल्कुल उसी फ्लुएंसी के साथ साथ पढ़ रहा होता हूँ। तो बहरहाल गुड लक जी आपको, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट ईमेल की तरफ। और ये हैं अज़ीम अब्बास साहब। इन्होंने मैसेज में सिर्फ अपना मोबाइल नंबर या फिक्स नंबर लिखा है, और ये शायद दुबई का नंबर है। मुझे नहीं मालूम आपने सर नंबर क्यों लिखा है। तो इसलिए जो है मैं अब बढ़ रहा हूँ अगली ईमेल की तरफ, और डेट चेक कर लेते हैं जी कौन सी डेट की ईमेल पढ़ी जा रही है। ये अभी 28 अगस्त की चल रही हैं जी। तो आगे हैं जी महबूब साहब। और महबूब साहब लिख रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। मेरा सवाल ये है कि मैं यूएन की जॉब के सिलसिले में ब्लू पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यूएसए भी गया 2012 में, और 2011 और 2012 में 4 टाइम फ्रांस गया था। फ्रांस के 3 शेंगन वीज़ा भी मेरे पासपोर्ट पर हैं। आप गाइड करें कि मैं पुर्तगाल आने के लिए डायरेक्ट पुर्तगाल की एम्बेसी से वीज़ा के लिए अप्लाई करूं या फ्रांस से वीज़ा लिया जाए, और ये भी गाइड करें कि कौन सा वीज़ा अप्लाई करूं, विजिट टूरिस्ट या कोई और वीज़ा। क्या मेरे लिए पुर्तगाल की इमिग्रेशन पॉसिबल है डायरेक्ट या किसी और कंट्री से, वहां आकर प्लीज़ गाइड मी। तो सर आपने यहाँ पे जो लिखा है कि आप 4 दफ़ा जो है फ्रांस गए हैं और फ्रांस के 3 शेंगन वीज़े भी आपके पासपोर्ट पर हैं। तो ये तो बड़ा ही आसान सा काम है जनाब। आप तो बस अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, साथ में अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस लगाएं, और उसके बाद जो है आप फ्रांस का जो है वो वीज़ा अप्लाई कर दें। तो ये तो बड़ा सिंपल सा आपका केस है। मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ, एक एम्बेसी चाहे आपको रिफ्यूज़ करे या आपको वीज़ा दे, तो उसी को आप कंटिन्यू किया करें। ये नए तजर्बे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी माशाल्लाह फ्रांस में बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री बनी हुई है, 4 दफ़ा आप आ चुके हैं। तो आप बिल्कुल ये जैसे आपने पूछा है कि जी कौन सा अप्लाई करूं, विज़िट टूरिस्ट या कोई और वीज़ा, तो आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और आगे जो आपने लिखा है कि किसी और दूसरे कंट्री से, तो ये तो मैं अपने तमाम वीडियोस में आपको बताता हूँ कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन लेने के लिए लाजमी नहीं है कि कोई आपको कोई स्पेशल कैटेगरी का वीज़ा चाहिए। आप किसी भी वीज़ा पर आकर पुर्तगाल में अपना इमिग्रेशन का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। और वो चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो फैमिली हो, किसी भी स्टेटस का वीज़ा अगर आपके पास है, या आप पुर्तगाल में मौजूद हैं, या आपका वीज़ा एक्सपायर भी हो चुका है और आप पुर्तगाल में मौजूद हैं, तो अपना पुर्तगाल में इमिग्रेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। तो गुड लक टू यू एज़ वेल सर। आगे चलते हैं जी। ये हैं जी बिलाल साहब। तो मैं ज़रा थोड़ा टाइम लेता हूँ क्योंकि मैं ईमेल के स्टार्ट से और एंड पे मैं देख रहा होता हूँ कि कहीं ये तो नहीं लिखा हुआ कि आपने मेरा नाम नहीं लेना। तो बिलाल साहब लिख रहे हैं जी, डियर अदील भाई, अस्सलाम वालेकुम, आई होप दिस ईमेल फाइंड यू वेल, सॉरी द ईमेल इज लॉन्ग बट इट्स अ मैटर ऑफ अ कैरियर। I am currently pursuing my PhD in China, which is expected to be completed by 2025. However, I am concerned about the possibility of not being able to secure a postdoc position after my PhD, which could potentially force me to return to Pakistan as I am unable to work in China during my studies. I anticipate having only 8,000 euros in saving by the end of my program. Considering these circumstances, I am considering the option of suspending my studies from 2024 to 2025 and traveling to Portugal in January, February 2024 to lock my file, will allow me to potentially return to China in September 2025 and continue my studies for an additional year. तो मुझे ऐसा लगता है बिलाल साहब, मैं इस ईमेल का वैसे पहले भी जवाब दे चुका हूँ, और मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि अगर आप फाइल लॉक करते हैं, यू मस्ट हैव टू लिव एंड वर्क इन पोर्चुगल। यू कांट गो बैक ड्यूरिंग योर फाइल लॉक प्रोसेस until you get your first residence card. Only after that you are legally allowed to go back to your country or wherever you want to go. और दूसरा आगे आपने लिखा जी, on another note, I am an electrical engineer by profession and have been considering open my own electric shop. I am curious to know if you believe it would be a worthwhile endeavor in Portugal. My plan would be gain 1 year of work experience in the local market before opening the shop. For a shop, I can manage 15,000 euros by selling my plot.
तो इसके बारे में भी मैंने सर आपको पहले जवाब दिया, शायद पता नहीं आपने 2 दफ़ा की, शायद अब तक आपको जवाब भी आपने देख लिया हो क्योंकि ज़ाहिर है ईमेल पुरानी है। तो इसका भी मैंने जवाब दिया था, अगर आप चाहें तो आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं और 15,000 यूरो या 8,000 यूरो जैसे आपने लिखे हैं, तो अकेले इंसान के लिए ये अच्छी रकम है पुर्तगाल में सर्वाइवल के लिए। और इन द मीन टाइम ज़ाहिर है हर बंदे ने भाग-दौड़ करनी है, तो कोई ना कोई जॉब का या बिज़नेस का सिलसिला बन सकता है। At 31 years old with 4 children and saving of around 6,000 euros, I am concerned about relying on temporary odd jobs that may only sustain me temporarily. I am looking for a more stable long-term solution. Do you think option 1, Bilal in 2025 with a PhD degree and 8,000 euros in hand, looking for a stability and a passport is better, or option 2, Bilal in Portugal in 2025 with a TRC card and maybe having some saving via job and pursuing a passport has a bright future, which option is better? देखें सर, बड़ा ही मुश्किल सवाल है आपका। और अगर तो आप पीएचडी जो है वो पुर्तगाल में कर रहे होते तो फिर तो मैं आपको डेफिनेटली कहता कि जी यहाँ पे ही अपना ये मामला कंटिन्यू रखें। लेकिन एक चीज़ मुझे नहीं समझ आई कि अगर आप पीएचडी कर रहे हैं जहाँ पे भी कर रहे हैं आप, तो ये पुर्तगाल की टीआरसी के आपको ख्याल ही क्यों आ रहे हैं? तो व्हाई डोंट यू डू समथिंग, what have you done in your education, so you should utilize your education somewhere, and you should know better what to do exactly. और पीएचडी वाले जो हैं उनको तो मैं लाजमी ये कहूँगा कि आप कोशिश करें कि अगर आपका कोई कनाडा में किसी किस्म का सेटअप बनता हो। बाकी 8,000 यूरो सर अच्छी रकम है, और आपकी दोनों ऑप्शन जो हैं इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक तरफ मुझे ये समझ नहीं आती कि आप जब पीएचडी का जिक्र कर रहे हैं, और देखें तालीम को तो मैं कभी भी किसी दूसरी चीज़ से उसका कंपैरिजन कर ही नहीं सकता। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, पढ़ रहे हैं, जहाँ पे भी दुनिया में पढ़ रहे हैं, तो फिर तो मैं आपको लाजमी कहूँगा कि आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। और लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि अगर आपने पीएचडी करके भी तो पुर्तगाल में आना है, तो पुर्तगाल में तो जनाब मेरे जैसे निकम्मे नालायक जो लोग हैं तो ज़्यादातर तो वही जाते हैं, उन्हीं का ये ठिकाना है। जिन्हें कहीं दुनिया पे जगह नहीं मिलती तो वो उन्हें चाहिए कि वो पुर्तगाल आ जाएं। तो बहरहाल एक तो ये ऑप्शन होगी, और दूसरा आगे जो आपने लिखा है कि एंड परसुइंग अ पासपोर्ट हैज़ अ, तो पासपोर्ट देखें पुर्तगाल का इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है, इसमें मेन अट्रैक्शन तो ज़ाहिर है सबके लिए ये पासपोर्ट है। तो अगर आपका अल्टीमेट गोल जो है ये पासपोर्ट ही है, देन व्हाई डोंट यू स्टार्ट जस्ट नाउ। लेकिन फिर भी इसके बावजूद मेरा फोकस सर पीएचडी की तरफ होगा कि यू शुड कंप्लीट योर एजुकेशन इन एनी केस। और पीएचडी की बेस पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पुर्तगाल की बजाय आप कनाडा को चूज़ करें तो आपके दोनों काम जो हैं बड़े ज़बरदस्त हो सकते हैं, अर्निंग वाइज भी और बेटर फ्यूचर भी। एंड इन कनाडा आई एम प्रीटी श्योर दैट Canada is a land of opportunities, and you could do much more than Portugal. तो आगे आपने लिखा जी, आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट योर इनसाइट्स एंड एडवाइस ऑन दीज मैटर्स, थैंक यू एंड बेस्ट रिगार्ड्स। आगे आपने पूरा नाम लिखा और नंबर लिखा। तो ठीक है जी बिलाल साहब, आपके लिए ये सारे जनाब जो भी मेरी समझ में आया मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आगे हैं जी हमज़ा साहब, और हमज़ा साहब लिख रहे हैं जी, हेलो सर, आई डोंट नो इफ़ माई प्रीवियस मेल इज़ डिलीवर्ड टू यू। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट and a graduate by profession. I have obtained a job in Portugal, Lisbon, in one of the top accountancy firm globally. Mashallah ji. I have applied to subordinate work activity visa over 1 year from Pakistan. My question is that whether the visa granted will give me any help in obtaining the TRC in less than normal timing, 1.5 to 2 years. देखें माशाल्लाह आप जिस लेवल की जॉब करने जा रहे हैं, माशाल्लाह आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और आपको अच्छी कंपनी से जब जॉब ऑफ़र आ रही है तो आपको आते साथ ही इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको वीज़ा मिलेगा, आपके वीज़ा पे सेफ की अपॉइंटमेंट मार्क होगी, और जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, अपनी अपॉइंटमेंट पे जाएंगे, बिटवीन 2 to 4 वीक्स जो है आपका रेजिडेंस कार्ड आपको मिल जाएगा। यू डोंट नीड टू वेट फॉर 1.5 to 2 years एज यू आस्क्ड इन योर ईमेल। आगे आप लिख रहे हैं, आल्सो आई डोंट अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ टू फाइल लॉक
once they are in Portugal. So why the embassy have created the visa categories tourist, business, or work, etc. Since everyone has to tell government what they are doing there. Like I have applied to 1 year of visa, but at the same time tourist visa can also have same benefits in Portugal. I don't understand the whole scenario. It will be highly appreciated if you inform me through my email once you are reading this message. Thank you for your time. You are doing a great job. थैंक यू सो मच जी फॉर योर अप्रिसिएशन हमज़ा साहब। और ये जो आपने लिखा है तो ये किसी को भी समझ नहीं आता। और लेकिन ये है, देखें ये जो फाइल लॉक की आपने बात की है तो ये पुर्तगाल से आने वाले तो अक्सर ये होता है कि जिन्हें कोई वर्क परमिट वीज़ा वगैरह इशू होते हैं, कोई अगर आप एग्रीकल्चर टाइप या कोई सीजनल वर्क वीज़ा, उनके लिए ये होता है कि आप जाके फिर से वहाँ पे फाइल लॉक करते हैं। तो आप जैसे जो प्रोफेशनल लोग आते हैं उन्हें बिल्कुल भी फाइल लॉक करने की ज़रूरत नहीं होती यूजुअली। अब ये जब आपको वीज़ा मिलेगा या अब तक खुदा जाने आपको मिल ही गया हो तो तब आप फिर रब्ता करें, चाहे वो ग्रुप के थ्रू करें फेसबुक पे तो, या फिर डायरेक्ट मुझे फेसबुक पे मैसेज करके, तो फिर आपका इंशाल्लाह ये पता चल जाएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सर आपको जो है अपॉइंटमेंट दी जाएगी। तो ये जो फाइल लॉक का सिस्टम है ये उन लोगों के लिए है जो फ्रांस से, जर्मनी से या कई दूसरे ममालिक से भी आते हैं वहाँ पे, तो फिर वो आके अपनी फ़ाइल लॉक करते हैं। तो ये ऐसे नहीं होता कि सब ने आके फ़ाइल ही लॉक करनी है। स्पेशली ये जितने भी डी कैटेगरी के वीज़ाज़ हैं, जिसमें फैमिली वीज़ा है, जिसमें कोई रिसर्च वीज़ा है, जॉब सीकर वीज़ा है, तो इनमें फ़ाइलें नहीं लॉक होती। इनमें जो है डायरेक्टली फिर आप आके सेफ के साथ अपॉइंटमेंट, अक्सर वीज़ाज़ के ऊपर मार्क होती हैं कि आपने फ़लाँ दिन सेफ में जाना है जो यहाँ का इमिग्रेशन ऑफिस है, या फिर ये होता है कि आपने डायरेक्ट कॉल करके अपॉइंटमेंट बना के तो फिर चले जाना है। तो ये थी जनाब इन्फॉर्मेशन हमज़ा साहब के लिए। और अगली जो ईमेल है जी ये है जी साजिद साहब की। इन्होंने लिखा जी सर आई वांट टू गो टू पोर्चुगल एंड नीड गाइडेंस। आई एम फ्रॉम कराची एंड आई हैव 20 lakhs इन माई सेविंग। तो साजिद साहब ये तमाम वीडियोस में ये मेरे हिसाब से इंफॉर्मेशन से भरपूर है। तो मैं तो आपको यही बता सकता हूँ कि अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो इंशाल्लाह इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। आपके पास 20 लाख हैं तो इन्हें संभाल के रखिएगा। किसी को भी ये 20 लाख देने की ज़रूरत नहीं। अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो फिर तो 100% ये आपने बचा के रखने हैं। और आपकी वीज़ा एप्लीकेशन पे 100, 200, 300 यूरो इससे ज़्यादा नहीं खर्च होने चाहिए, ये जहन में रखिएगा साजिद साहब। तो अगली ईमेल जो है जी ये है अब माजिद साहब की। क्या बात है, पहले साजिद साहब थे अब माजिद साहब आ गए। Salam, I am living in Azerbaijan for 2 years. I am from Pakistan. I am doing forex trading for more than 2 years. Can I apply Portugal visa? If yes, then in which category I can apply? Waiting for your reply. Thanks. तो देखें आपने रिप्लाई का जो पूछा है माजी साहब, रिप्लाई कर रहा हूँ सॉरी कैटेगरी का, कि किस कैटेगरी में आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो सर आपको पता होना चाहिए कि आप वहाँ पे टूरिस्ट बन के जा रहे हैं, आप कोई रिसर्चर बन के जा रहे हैं, आप स्टूडेंट बन के जा रहे हैं। तो मैं आपकी ये खाली फॉरेक्स ट्रेडिंग की वजह से मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। तो क्योंकि वीज़ा जब आपने अप्लाई करना है उसके लिए यू शुड हैव अ रीज़न एंड वैलिड रीज़न विद वैलिड डॉक्यूमेंट्स। तो ये सर आपने ही फाइंड आउट करना है कि आप किस कैटेगरी में फ़िट होते हैं। आपकी ये ट्रेडिंग से जो है मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि मैं आपको क्या सजेस्ट करूं। शाहान साहब हैं जी, ये लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आई वाज प्लानिंग टू कम टू पोर्चुगल ऑन स्टूडेंट वीज़ा विद माय डिपेंडेंट्स बट आई सॉ योर वीडियोस एंड देन आई डिसाइडेड दैट आई शुड फर्स्ट कम अलोन। वेरी गुड जी, वालेकुम सलाम शाहान साहब। और आगे लिख रहे हैं जी सर, कैन यू प्लीज़ गिव मी एन ईजी वे टू ब्रिंग माई फैमिली आफ्टर कमिंग एज अ स्टूडेंट इन पोर्चुगल। Also, how longer will it take to bring my family after coming to Portugal as a student? Please, sir, answer my query. I will be really grateful to you. तो देखिए, अगर आप स्टूडेंट बन के आते हैं यहाँ पे और इसमें देखें कोई मसले वाली बात नहीं है। जैसे ही आपको रेजिडेंस कार्ड मिलता है तो आप फैमिली रियूनियन में अपनी वाइफ का जो आपके डिपेंडेंट या आपके जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं तो उन सबको आप लेके आ सकते हैं। आपके पास सिर्फ
सफिशेंट जो हैं वो फ़ंड्स अवेलेबल होना चाहिए। मसलन आपकी जो साल की IRS होती है या आपके बैंक अकाउंट में अच्छे पैसे हों तो उसकी बेस पे आप ला सकते हैं। मेन सिर्फ ये है कि जैसे ही आपका रेजिडेंस कार्ड आएगा तो आप अपने क्लोज़ फैमिली मेम्बर और डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स उनको बुलवा सकते हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है आपको रेजिडेंस कार्ड तक वेट करना पड़ेगा। और लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसमें भी कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। अब चलते हैं जी अगली ईमेल की तरफ। ये हैं जी सैयद मतलूब साहब, ये लिख रहे हैं प्लीज़ गिव मी योर व्हाट्सएप सो आई कैन कॉन्टैक्ट यू, वी नीड योर हेल्प इफ़ यू कैन, शुक्रन। सैयद मतलूब साहब, ये सर मैं हेल्प तो बड़े लोगों से मांगी जाती, मैं तो मामूली सा इंसान हूँ सर। लेकिन आपने जो नंबर मांगा है, मुझे प्लीज़ सबसे ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते तो मुझे मैसेज कर दिया करें। अगर आप मुझे मैसेज नहीं करना चाहते, आप ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी आईडी छुपाना चाहते हैं, यू कैन पोस्ट अनोनिमसली। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। मेरा नंबर लेके भी आपने वही बात लिखनी है या करनी है, तो आप प्लीज़ मुझे ये नंबर मत मांगा करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आगे हैं जी वासिफ साहब। वासिफ साहब लिख रहे हैं जी, हेलो सर, आई हैव बीन इन जर्मनी फॉर ऑलमोस्ट 7 years एंड करंटली आई एम स्टूडेंट। आई वुड लाइक टू नो इफ आई कैन अप्लाई एंड गेट द पोर्चुगीज PR while staying in Germany. If there is any way, please let me know. There is no way, sir. While you are living in Germany, you can't do that. By law, it's not allowed. You must have to come and live in Portugal and work in Portugal. Only then you could apply for any status like TRC or PR. If there is any way, please let me know. No, there is no way, sir. Also, what is the normal process, PR process for someone who has come to Portugal as a student, and how can someone get the Portuguese PR other than a student or working in Portuguese? I will be waiting for your reply. Thank you. देखें, इसमें वासिफ साहब होता ये है कि अगर तो आप यहाँ पे स्टूडेंट बन के आए हैं तो आपका जो टाइम पीरियड है वो Day 1 से काउंट होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आपके 5 साल कंप्लीट होते हैं तो पुर्तगाल में तो यही सिस्टम है, तो वो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उन सब लोगों के लिए इसमें बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है कि एक शख्स जो जर्मनी में पिछले 7 साल से है, उसको भी पुर्तगाल के ख्वाब आ रहे हैं। तो ये उन सब के लिए लेसन है जो दूसरे ममालिक में अपना वक्त ज़ाया करते हैं। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि अगर तो आपने रेजिडेंस कार्ड लेना है या पासपोर्ट लेना है यूरोप का, तो बाकी चीज़ें आपके लिए अगर अहम नहीं है तो फिर पुर्तगाल को Day 1 से स्टार्ट लिया करें। तो ऐसे जर्मनी में या किसी भी दूसरे मुल्क में टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और आगे जो आप लिख रहे हैं जी, स्टेइंग इफ़ देयर एनी प्लेस, व्हाट इज़ द नॉर्मल प्रोसेस। तो ये मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल प्रोसेस क्या है। और अगर आपके पास लॉन्ग टर्म रेजिडेंस कार्ड हो वासिफ साहब, तो फिर आप आर्टिकल 160 में पुर्तगाल में अपना रेजिडेंस कार्ड चेंज कर सकते हैं। जिस दिन आपको रेजिडेंस कार्ड मिलेगा उससे 5 साल के बाद फिर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। सिर्फ एक शर्त आपने पूरी करनी है कि लैंग्वेज उसका भी समझ लें कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ 150 आवर आपने A2 ये लैंग्वेज का कोर्स करना है पुर्तगीज़ी का। अच्छा जी, आगे ईमेल आई है और इन्होंने लिखा जी, डोंट इंक्लूड माय नेम इन यूट्यूब आंसरिंग, आर यू प्रोवाइडिंग पेड कंसल्टेंसी, पर्सनल रिप्लाई प्लीज़। नो, आई एम नॉट डूइंग एनी पेड सर्विसेज। तो आपका नाम नहीं हमने इंक्लूड किया, तो यही आपका सवाल था, तो मैंने जवाब दे दिया। पर्सनल रिप्लाई, मेरे पास इधर रिप्लाई की ऑप्शन ही नहीं है जहाँ पे आपके मैसेजेस आते हैं। मैं देख ज़रूर सकता हूँ लेकिन इनको मैं रिप्लाई नहीं कर सकता। तो ये था जनाब, इन्होंने नाम भी मना किया, तो अब मैं नाम तो नहीं लूँगा इनका। तो अब बढ़ते हैं अगली ईमेल की तरफ। तो ये माशाल्लाह काफ़ी डिटेल्ड ईमेल है, अच्छी बात है। हमज़ा साहब हैं, 29 अगस्त की ईमेल्स पढ़ रहा हूँ मैं। इन्होंने लिखा जी, डियर सर, आई एम हमज़ा, अ सॉफ्टवेयर डेवलपर फ्रॉम पाकिस्तान। आई हैव सेवरल क्वेश्चन एंड कंसर्न regarding the Portugal digital nomad visa. I have a visa appointment scheduled for early 2024 and I also meet the monthly income requirement. I have conducted through research on the requirements for the digital nomad visa. However, I have come across some information that is not mentioned on the embassy website specifically.
related to the NIF number, the bank account with sufficient funds and a 12-month lease agreement. I have already obtained my NIF number and opened a bank account with Nova Bank, which is now active for transactions now. I have a few specific question. अच्छा, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दी है उन सब लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि जी हम दूसरे ममालिक में बैठ के पुर्तगाल का निफ नंबर कैसे लें, हम दूसरे ममालिक में बैठ के अकाउंट कैसे ओपन करें या अकाउंट नंबर कैसे मिलेगा। तो इन्होंने वो दोनों काम ज़ाहिर है वहाँ से बैठ के किए हैं और ऑनलाइन किए हैं। इन्होंने लाजमी बैंक से डायरेक्ट कांटेक्ट किया होगा और निफ इन्होंने किसी भी प्रोफेशनल लॉयर की सर्विसेज ली होंगी, तो शायद उसी लॉयर ने आगे जो है इनके अथॉरिटी लेटर की बेस पे आप इनका अकाउंट खुलवा दिया हो या इन्होंने बैंक से डायरेक्ट अकाउंट खुलवा लिया हो। आगे ये लिखते हैं जी, आई हैव कम अक्रॉस इन्फॉर्मेशन थ्रू वेरियस वीडियोज एंड आर्टिकल्स दैट सजेस्ट रिक्वायरमेंट टू डिपॉजिट 9 to 10K euros into a Portugal bank account. Could you please confirm whether this is indeed a requirement, and if so, is there a process of refunding this amount in the event of a visa application rejection? देखें, इसमें जैसे आपने कहा कि एम्बेसी की तरफ से तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब मैंने जो वीडियो की है, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं, D2 वीज़ा पर, तो उसमें भी जो है वो कंपनी खुलवा कर उसमें बैंक में जो है डिपॉजिट करवाया जाता है। D7 जो है उसमें भी सेम रूट फॉलो किया जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही किया जाना चाहिए कि आप जो है ये जो 1 साल की आपकी इनकम है वो आप अपने पुर्तगेज़ी जो बैंक अकाउंट है उसमें आप रखें, और आपको वीज़ा मिले या ना मिले सर, इसमें जो आप बैंक के हवाले से परेशान हैं तो उसके मामले में बिल्कुल आप बेफिक्र रहें, क्योंकि बैंक एक सेपरेट चैप्टर है। गो के ये वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसकी रिफ्यूज़ल का या अप्रूवल का आपके बैंक अकाउंट से कुछ लेना देना नहीं। वो आपके समझ लें एक सिंगल क्लिक पे, क्योंकि आपका ज़ाहिर है आपके पास अब नोवा बैंक की ऐप होगी। वैसे ये नोवो बैंक है, तो बैंक की जो है वो ऐप होगी, तो उस ऐप से आप जब चाहें आपके पैसे हैं आप दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां मर्जी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका जो पहला कंसर्न है। उसके बाद आप लिख रहे हैं, इज़ इट ऑब्लिगेटरी पोजेस अ 1 year लीज एग्रीमेंट फॉर अकोमोडेशन। देखें, इसका जो है ऑब्लिगेटरी बिल्कुल है, क्योंकि इसमें आपने प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन भी देना है कि आप वहाँ पे जा रहे हैं वीज़ा लेने के बाद, तो आप रहेंगे कहाँ पे, तो आपके पास प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन होना चाहिए। इफ़ इट इज़ मैंडेटरी, वुड इट बी एक्सेप्टेबल टू सिक्योर ए मोर बजट फ्रेंडली हाउसिंग ऑप्शन इन अ विलेज एरिया। बिल्कुल जनाब, विलेज में हो, गांव में हो, कस्बे में हो, देहात में हो, शहर में हो, जहां मर्जी हो, इससे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ अकोमोडेशन का प्रूफ होना चाहिए। और अगर आप ये चाहें तो किसी भी छोटी जगह पे, बड़ी जगह पे, जहाँ पे भी आपकी बात बन जाए तो ये आप कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी रिकमेंडेशंस फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, काइंडली शेयर दैम। देखें, idealista.pt एक ये वेबसाइट है, era.pt ERA, और इसके बाद REMAX REMAX.pt, तो ये सबके साथ जो है .pt पुर्तगाल का लगता है, तो यहाँ पे आप चेक करें। और इसके अलावा Airbnb और booking.com, वहाँ पे भी आप अपार्टमेंट्स देख सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म जो है कोई रेंटल कर रहे हैं किसी के साथ, तो वहाँ से भी आप, अगर आपका ये प्रॉपर जो है कोई अपार्टमेंट वगैरह नहीं होता, तो Airbnb और दूसरी भी सर्विसेज से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद आगे लिख रहे हैं जी, वाइल इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर द पोर्चुगल डिजिटल नोमैड वीज़ा, इज़ इट permissible to also apply for similar visas in multiple countries like Malta or Spain? I appreciate your assistance in addressing these question. हमज़ा, आगे इन्होंने अपना नंबर लिखा है। और देखें, मुझे सर बाकी ममालिक का नहीं पता। मेरा वैसे बड़ा दिल करता है कि मैं दूसरे ममालिक की भी इमिग्रेशन को डिस्कस करूं। लास्ट टाइम मैंने इटली पे एक लाइव वीडियो भी की थी, और इसके अलावा पोलैंड के लिए भी किसी को राज़ी कर रहा था, दोस्त को। तो दिल तो मेरा करता है दूसरे ममालिक की भी इमिग्रेशन को छेड़ा जाए। तो इंशाल्लाह आपको दूंगा ज़रूर अपडेट दूसरे कंट्रीज़ की जो इमिग्रेशन वहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन जब हमें कोई, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में भी जैसे कहता हूँ, कोई फ्रांस से, जर्मनी से,
स्कैंडिनेवियन से, इन सब ममालिक से जब लोग कहते हैं, स्पेन वाले कहते हैं कि जी हम पुर्तगाल में रेजिडेंस कार्ड कैसे ले सकते हैं, इटली वाले कहते हैं कैसे ले सकते हैं, तो फिर मैं कहता हूँ कि मैंने इन ममालिक की इमिग्रेशन को डिस्कस करके करना ही क्या है। तो ये जो आखिरी आपका सवाल है सर, इसका जवाब मेरे पास नहीं है कि सेम प्रोसेस है या नहीं है। और आप जो है सिर्फ़ और सिर्फ इसी को D8 जब अगर पुर्तगाल का लेंगे तो यहाँ पे ही आप कंटिन्यू करेंगे। दूसरे ममालिक में बाई लॉ नहीं कर सकते। वैसे कोई अगर आप एफर्ट करना चाहें तो बिल्कुल ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। तो ये थी जी आज की आखिरी ईमेल, और ये थे हमज़ा साहब। और ये आज मैंने 31 कह रहा हूँ 29 ऑफ अगस्त की ईमेल जो हैं ये अभी कंटिन्यू है, और अगली ईमेल जो है ये भी 29 अगस्त की है, लेकिन इंशाल्लाह ये नई वीडियो में पढ़ी जाएगी। तो मुझे अब इजाज़त दें, आप सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।